First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. थर्ड फेज असम, छत्तीसगढ़। हम 68+ में है छत्तीसगढ़ में, इसका मतलब हम पूरी 11 सीट जीतने वाले हैं। और जहाँ तक तैयारी का सवाल है, जिस दिन से विधानसभा में जनता ने हमें बहुमत दिया था, उसी दिन से पार्लियामेंट इलेक्शन की हमारी तैयारी है और हम कामयाब होंगे। फोर फेजेस झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। And all countings without no need to say, but I am repeating 23rd May. मेरा ये मानना है कि देश के अंदर 543 सीटों पर चुनाव होने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से बेहतर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। की बार हम 400 के पार जाएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। हम लोग इंतजार भी कर रहे थे। बेहद खुशी है कि चुनाव आयोग ने आज 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी और अलग अलग राज्यों की भी। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं देश की बात, जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखें अब सबके सामने हैं। देश में किसकी सरकार अब बनेगी, इसका फैसला 23 मई को सारे देश के सामने आ जाएगा। लोकसभा चुनाव 2019, जिसका इंतजार दलों के साथ आपको हमको था, आम चुनाव का पूरा कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम घोषित हो चुका है। कुल 7 चरणों में अब की बार देश की जनता देश की अगली सरकार चुनेगी। नतीजे आएंगे 23 मई को एक साथ। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डालने का पूरा कार्यक्रम आ चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होने हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए पहले, दूसरे और तीसरे कुल 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं कुल मिलाकर, जिसमें चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें कुल 4 चरणों में वोट पड़ेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश में किन मुद्दों पर आखिर चुनाव होगा और आगे किसकी सरकार बनेगी। इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ रहा है। पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में आज एक बड़ा ही समृद्ध पैनल है। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बीती सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री रहे। बृहस्पत सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, कांग्रेस के विधायक हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। सुशील त्रिवेदी साहब हैं, जो कि निर्वाचन की प्रक्रिया के महारथी हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया को बेहतर समझते हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और लंबा तजुर्बा रखते हैं। कुणाल चौधरी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विधायक, युवा नेता हैं और युवा ऊर्जा की बड़ी जरूरत होती है चुनाव में, पार्टी को भी और देश प्रदेश को भी। आपका भी स्वागत है। अनिल सौमित्र साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, मुखरता से अपनी बात रखने में माहिर हैं। आप सबका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे हम इन 2 सवालों पर चर्चा करेंगे कि अब की बार ये जो समर है 2019 का, आखिर वो मुद्दे क्या होंगे, किस तरीके से आप लोग जाने वाले हैं चुनाव में और कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। लेकिन इसके पहले आप सबने अगर कुछ मिस किया हो तो आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स की मदद से कि किस तरह से ये चुनाव होने हैं। 7 चरण हैं कुल मिलाकर। पहला चरण 11 अप्रैल को, जिसमें 20 राज्य हैं, 91 सीटों पर वोट पड़ेंगे। नतीजे 23 तारीख को एक साथ आने। दूसरा चरण 18 अप्रैल को है, कुल 23 राज्यों की 97 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरा चरण 23 अप्रैल को है, कुल 14 राज्यों की 115 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण है 29 अप्रैल को, कुल 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पांचवा चरण है 6 मई को,
7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटिंग का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। 6वें चरण में 12 मई को वोट पड़ेंगे, जिसमें 7 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया होगी। 7वां और अंतिम चरण 19 मई को, जिसमें 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। सभी चरणों की एक साथ काउंटिंग होगी और 23 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें, पहले, दूसरे और तीसरे 3 चरणों में यहां वोट पड़ने हैं। छत्तीसगढ़ की एक सीट के ऊपर पहले चरण में 11 अप्रैल को, 18 अप्रैल को दूसरे चरण के तहत कुल 3 सीटों पर और 23 अप्रैल को तीसरे चरण के तहत 7 सीटों पर वोटिंग होगी। 29 अप्रैल चौथे चरण के तहत मध्य प्रदेश की 6 सीटें, यहां वोटिंग होगी। 6 मई को 5वें चरण के तहत मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 6वें चरण के तहत 12 मई को मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी और 7वें और अंतिम चरण 29 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी और 23 मई को एक साथ नतीजे आएंगे। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। आज का सबसे अहम सवाल यही, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि बीते दिनों 3 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए, हम खास तौर से बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को फोकस में रखते हुए कर रहे हैं, जहां 3 जगह सरकारें बदली, वहां किस तरह के मुद्दे रह सकते हैं, वहां किन आधार के ऊपर आप जनता के बीच में जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत प्रेम प्रकाश पांडे जी से हम करते हैं। पांडे साहब, अब की बार जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति रही, इतना किसी ने भी आकलन नहीं किया था। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि उस आकलन में कहां कैसी चूक हुई। अब देश का चुनाव और चुनाव का कार्यक्रम सबके सामने, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और राष्ट्रीय सरकार के कामकाज लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं या मौजूदा सरकार की नाकामियों को गिनाने वाले हैं? देखिए, मूलतः ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और देश जिस दौर से गुजर रहा है और उसमें जैसा एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता आज देश ने कुछ दिनों पहले महसूस किया था और उसका परिणाम देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि पहला मुद्दा हमारा राष्ट्र है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है और जो राष्ट्रवाद है वो हमारा मूल फोकस होगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो गांव, गरीब, दलित, मजदूर, किसान, नौजवान सबके लिए जो विशेष योजनाएं लागू की गई थी, उनके क्रियान्वयन हुए, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें तो हम जीडीपी को ग्रोथ रेट बचा के रखे, रिसेशन हमने जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करके रखा, ऐसे बहुत सारे जो है, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे। फाइनेंशियल मैटर पे रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी रहेगा, एब्रॉड इसमें रहेगा, फॉरेन पॉलिसी रहेगी, तो जो मुद्दे रहने हैं वो राष्ट्रीय रहेंगे। जरूर थोड़े से चूंकि सरकार जो अभी बनी है और सरकार लगातार बहुत सारी घोषणाएं करती जा रही है। सरकार का जो प्रमुख दावा है कि किसानों का कर्ज हमने 10 दिन में माफ किया। पहले इन्होंने कहा था कि हम किसानों के सारे कर्ज माफ करेंगे, फिर ये शॉर्ट टर्म में आ गया। शॉर्ट टर्म में भी आने के बाद बहुत सारे जो ऐसे किसान हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं लोन, जिन्होंने मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, उसका कहीं नहीं है। आज ही एक और घोषणा हुई कि पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी देंगे, तो उन्हें मालूम था कल चुनाव होने वाला है। आज से चुनाव आयोग पूरे फोर्स को अपने में ले लेगा। इम्प्लीमेंटेशन अभी हो नहीं पाएगा, सिर्फ घोषणा ही रहेगी। मध्य प्रदेश ने भी घोषणा किया था और उसके बाद वापस लेना पड़ा। तो हम इनकी नाकामियों को भी कि जो चुनाव की दृष्टि से मात्र ले जा रहे हैं, उस ओर भी हम ले जाएंगे। अभी जैसे इन्होंने डीए बढ़ाया, ठीक है, स्वागत है, लेकिन अभी बजट हुआ था, बजट में उस 700 करोड़ का प्रावधान क्यों नहीं किया? अभी 1 मार्च को अभी सत्र खत्म हुआ, तो ये भी जनता देख रही है। लेकिन मूलतः हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ही मुद्दा रहेगा। लब्बोलबाब ये कि आप केंद्र की योजनाएं और केंद्र के कामों को लेकर शुरू करेंगे, चुनाव लेकिन प्रदेश की सरकार को घेरना नहीं चूकेंगे। ये बृहस्पति जी
तीन बातें, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद और सवर्ण, जो बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना जाता था, उस तरफ अभी अभी झुकाव दिख रहा है केंद्र की तमाम घोषणाओं का, योजनाओं का, एक्शन का। इसका असर कहीं प्रदेश की जो मौजूदा सरकार के कामकाज हैं उस पर हावी होता तो नहीं देख रहे हैं आप? कहीं से कोई दूर नहीं, कहीं से कोई बात नहीं है सर। आप देखेंगे तो मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान को सपना जो दिखाया था, वो सारे के सारे फेल हो गए। नतीजा ये हुई कि देश को 50 साल पीछे इसने ले गया। आपने देखा होगा राष्ट्रीय स्तर की बातें जो मोदी जी ने खुद कहा था कि 15 लाख सबके खाते में देंगे, काले धन विदेश से लाएंगे, 2 करोड़ हर एक साल लोगों की नौकरी देंगे, हमारा विदेश नीति बहुत अच्छा होगा, जो एक अगर हमारा जवान वो होगा तो कई हम सर काट के लाएंगे। कहाँ चले गए? आज हम प्रधानमंत्री जी साहब के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आज पूरा सुरक्षा आपके हाथ में है, आर्मी आपके हाथ में है, सारा कमीशन आपके हाथ में है। आपके देश के अंदर में इतना 300 RDX लेकर कैसे घुस गए साहब? क्या हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए? किस रास्ते से आ गए? आसमान से आए, धरती से आए, चारों तरफ सुरक्षा आपके जिम्मे में है, आपके पास सारे सुरक्षित है। आपके पहले प्रधानमंत्री पहले लगातार भाषण देते थे, सारे अधिकार आपके पास सुरक्षित है। आपके देश के अंदर में घुसता है, आपके देश के अंदर में जवानों पर इतने आत्मघाती हत्या होता है। आप अमुक दर्शक बंद देख रहे हैं साहब, ये क्या हो रहा है? पूरी दुनिया देख रहा है साहब। ये दूसरी बात, ये हिंदुस्तान के लोगों को लगातार आपने चकमा दिया। सारे बेरोजगार जब रोजगार की बात करने लगे तो पकौड़ा बांटने की बात करते हैं। इस तरह की लगातार प्रधानमंत्री ने धोखा दिया है और इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है, देगा। और लगभग इनकी विदाई तय है। अभी एक भाजपा के वक्ता ने जवाब दे रहे थे नेशनल लेवल पे कि हम चौथी बार 400 सीट से पार करेंगे। 400 सीट नहीं, 4 बार। आप पीछे कभी मुड़ के देखने वाले नहीं। 4 चुनाव के लिए इनकी विदाई हो गई और छत्तीसगढ़ सहित पूरे हिंदुस्तान की जनता ने, सभी वर्ग के लोगों ने तय कर चुका कि मोदी की विदाई तय, ये सरकार अंतिम। चलिए, आप लोग अपना असेसमेंट करके रखिए। आपसे मैं लास्ट में जरूर पूछूंगा कि आपके मुताबिक कहाँ कौन कितनी सीटें आंक रहा, लेकिन फिलहाल तो मैं उन मुद्दों पर जाना चाहता हूं जो देश भी जानना चाहेगा और प्रदेश भी जानना चाहेगा। हमारे साथ में बड़े यंग एनर्जेटिक कुणाल चौधरी भी हैं। कुणाल, आप यूथ के बीच में काफी पॉपुलर हैं। यूथ चाहता है कि उसके डेवलपमेंट की बात हो, यूथ चाहता है कि उसके अपने रोजगार की बात हो। रोजगार में भी आप देखिए कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड चीज़ें सामने आई। जहां पकौड़े को टारगेट किया करते थे, आज जो मौजूदा विपक्ष है प्रदेश का, वो आपके बैंड बाजा वाली स्कीम को टारगेट कर रहा है। आपको लगता है कि ये रोजगार का विकल्प जो अभी कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने दिया है, वो टारगेट होकर असर खत्म कर देगा पकौड़ों का? पहली बात सुनिए, जो चुनाव की बात हुई कि किन मुद्दों पे चुनाव होगा, तो चुनाव जो होता है वो होता है कि जो पिछली सरकार ने अपने वादे पे आई थी जनता के बीच में, और उसके बाद उन्होंने कितने वादे पूरे करे और किन किन चीजों के ऊपर, और ये समय होता है जनता को हिसाब देने का। जनता हिसाब लेती है और हिसाब के माध्यम से, और कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि इस बार फुल मुद्दों के ऊपर चुनाव हो। जो बीजेपी लगातार धर्म, जाति, संप्रदाय और इसके ऊपर चुनाव को ले जाने की कोशिश करती है, और कांग्रेस पार्टी का टारगेट है कि कैसे मुद्दों के ऊपर, जो अच्छे दिन की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी थी कि बहुत हुई महंगाई की बात, वो कहा था कि जो गैस की टंकी हो गई थी कितनी कि 400 रुपए हो गई, इसको 200 होना चाहिए। और आज गैस की टंकी जब 400 रुपए में महंगाई डायन थी, तो जनता इनसे पूछ रही है कि 800, 900, 1000 रुपए होके ये विकास कैसे हो गई। इनका जो विकास का मॉडल पागल हो चुका है, जिसमें इन्होंने कहा था कि किसान की फसलों की लागत आधी कर देंगे और कीमतें दुगनी कर देंगे। तो लागत तो दुगनी कर दी, कीमतें आधी कर दी, और फिर पेट पे लात मारी पहले किसान के, छाती पे गोली मारी, नंगा करके किसान को मारा। इस बात का चुनाव इस देश के अंदर है। चुनाव है उन 2 करोड़ नौजवानों का जो जिनको कहा था कि रोजगार के सपने दिखाए थे, और रोजगार के बेरोजगारी के सबसे ज्यादा अगर आंकड़े अभी तक के बढ़े हैं तो इनकी सरकार के अंदर बढ़े हैं। चाहे काले धन की बात हो जिसमें 15 लाख की बात करते थे, किसानों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते थे, हर वर्ग को गुमराह करने के लिए ये काम करते हैं। और बड़ा दुख तो जब हुआ अभी
जनता इनसे हिसाब मांग रही है। पुलवामा के अंदर 44 हमारे सैनिक शहीद हुए, 60 से ज्यादा सैनिकों की शहादतें हुई पिछले 1 महीने में, और इनके लोग यहां पे मातम की जगह जश्न मनाने निकल गए और बड़ी बड़ी बाइक रैलियां, मतलब 60 शहादतें होती है। कश्मीर हमारा दांव पे लगता है, सैनिक हमारे शहीद होते हैं, प्लेन हमारा क्रैश होता है, पायलट हमारा गिरफ्त में जाता है और ये लोग जश्न मनाने निकल जाते हैं। किस प्रकार के राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं, किस प्रकार से यहां पे विदेश नीति की बात करते हैं। रशिया आपका जो स्वाभाविक मित्र था, स्वाभाविक दुश्मन होता जा रहा है। पड़ोसियों से आपके संबंध ठीक नहीं है, आपका जो पूरा विदेशी जो ढांचा है आप, लेकिन जब कभी कुणाल जी जब कभी आप ये बातें करते हैं तो बीजेपी आपको राष्ट्र के विरुद्ध बताने का पूरा प्रयास भी करती है और राष्ट्र के विरुद्ध आपको देखती है। ये चीज आपके अगेंस्ट जा सकती है, ये हर माध्यम में बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये कांग्रेस का चेहरा है। क्या इसका नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, 1 मिनट रुकिए। देखिए ना क्या चेहरा है। कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी में अपनी जानें दी, इस देश को आजाद कराया, महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली, और बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे ने हत्या करी। वो नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, पहले अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आज की तारीख में जब से प्रधानमंत्री आए, पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, 4.5 साल का लेन देन किया। और दुख होता है कि शहीदों हम शर्मिंदा है, हफीज शहीद जैसे लोग आज भी जिंदा है। ये इनको छोड़ के कांधार कौन आया? जिन चीजों की राष्ट्रवाद की ये बात करते हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र के प्रति जो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, तो इसका विरोध इनके लोग कर रहे थे। अभी हमारे मध्य प्रदेश में ISI के एजेंट इनके कार्यकर्ता निकले, और जब पाकिस्तान का हमला हमारे सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस पठानकोट में हुआ, तो इनने जांच एजेंसी CBI नहीं रखी, रॉ नहीं रखी, उसको रखी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसके जनरल मिस्टर तनवीर अहमद आए, जो ISI के एजेंट हमारी जांच कर रहे हैं, और उनसे जांच करवा रही है ये सरकार, और ये राष्ट्रवाद की बात करती है। ठीक है, ये मैं थोड़ा जवाब भी ले लूं, दलाली खाते हैं, जवाब भी ले लूं। करोड़ के अनिल सौमित्र जी हमारे साथ, अनिल जी उत्तर देंगे। एक बात हो पांडे जी की, नहीं एक बात पांडे जी का जवाब देना है मेरे को, एक पांडे जी का जवाब देना है, जो पुलिस की छुट्टी का झूठ मत बोले। मध्य प्रदेश में पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी मिल रही है, या आपने झूठ बोला है सरेआम? ऐसे झूठ को वापस ले पांडे जी। मध्य प्रदेश के अंदर कितने दिनों से लागू हो चुका है और छुट्टी मिल रही है, किसानों के खातों में पैसे आ चुके हैं, बैंक नोड्यूल दे चुकी है। इस बात को झूठ सरेआम चैनल पे बोलना छोड़े आप। ठीक है साहब, हो गया। अब अनिल सौमित्र जी इसका उत्तर दें। राष्ट्रवाद, हिंदुवाद और सवर्ण, इन मुद्दों को आप उठा रहे हैं जानबूझ के, पॉलिटिक्स में इनका यूज कर रहे हैं, यह आरोप है सीधे तौर पर, और बहुत सारी बातें कुणाल ने की हैं जी। पुनीत जी, एक तो सवर्ण और अवर्ण की बात हम उठा नहीं रहे हैं। हमने कभी कोई बात नहीं की। आरक्षण का प्रावधान पार्लियामेंट में हुआ, सारे दलों ने उसका समर्थन किया। किसी दल ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस ने भी समर्थन किया, भले यहाँ पर लागू करने में उसका हिला हवाली कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, तो राष्ट्रवाद सिर्फ हमारे अकेले की बात नहीं है। राष्ट्रवाद में डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। विकास के बिना राष्ट्रवाद की बात हो नहीं सकती है। हिंदुत्व की जहां तक बात है, तो हिंदुत्व तो भारत के हर नागरिक की, हर व्यक्ति की पहचान है, और वो जीवन शैली है। तो उसके बिना हम किस बात की बात करेंगे? यहाँ चाहे वो तो सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, वो पहले हिंदू होता है, क्योंकि हम सब लोग उसी जीवन शैली को निर्वाह करने वाले लोग हैं। तो उसकी बात में क्या दिक्कत है? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चुनाव जो पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, उन मुद्दों को लेकर, उन उपलब्धियों को लेकर सारा डाटा, सारी जानकारी लेकर हम जनता के बीच में हिसाब किताब लेके जाने वाले हैं। और वो हिसाब किताब ऐसा होगा कि पिछले 1947 से लेके आज तक का जो हिसाब किताब है, कांग्रेस ने देश में इतने वर्षों तक शासन किया, उनने उपलब्धियों के नाम पे क्या दिया, हमने 5 साल में उपलब्धियों के नाम पर क्या दिया, ये आंकड़ा और जानकारी लेके जाने वाले जनता के पास। और उसमें जिसको सूट करेगा, जिसको बेहतर लगेगा, वो अगर लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया, तो
कांग्रेस के खाते में जाएगा सारा मामला। अगर लगेगा कि हमने कुछ किया है तो हमारे खाते में आएगा। ठीक है देखिए, ये तो अब देखिए साहब, सवर्णों का मुद्दा आपको अच्छा लग सकता है, सवर्णों का मुद्दा पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज जी लगातार उठाते रहे, सरकार से मांग करते रहे। ये मुद्दा भी आपने ही उठाया और प्रदेश में इसको बार बार लागू न करने को लेकर बात की, इसलिए सवाल उठा था। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। सुशील जी भी हमारे साथ में, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, आपको क्या लगता है, पिछले बार जब 2018 के चुनाव थे, मुझे आपकी टिप्पणी याद है, आपने कहा था कि ये बड़े रिमार्केबल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे चुनाव पहले कभी नहीं हुए। अब 2019 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? एक अहम सवाल ये भी है कि इसमें मुद्दे किस तरह के रहेंगे इन 3 स्टेट में, खासतौर से छत्तीसगढ़ एमपी को हम फोकस कर रहे हैं, इनमें आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं? कहीं नेशनल से शुरू करके राज्य की मौजूदा सरकार के कामकाज का कंपैरिजन दिखाई पड़ता है, कहीं ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के कोर इश्यूज थे, जिसमें एक वर्ग हिंदुओं का था, सवर्णों का था, कश्मीर पर बातचीत की बात थी, या फिर हम यूं कहें कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा राम मंदिर का था, वो सब अब दोबारा से सामने आते नजर आ रहे हैं। पुनीत जी, पहले मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा और इसको बड़े जोर से कहना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में सन 51 से लगाकर अभी तक जो 16 बार चुनाव हुए हैं और 100 से ज्यादा बार राज्यों में चुनाव हो गए, इतना संघर्षपूर्ण चुनाव कभी नहीं हुआ और ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा संघर्षमय चुनाव होगा। क्योंकि 3 बातें आगे ध्यान रखिए। मैं पहले राष्ट्रीय स्थिति को स्पष्ट कर दूं कि इस समय पिछले 5 सालों में जो क्षेत्रीय दलों की ज्यादा शक्ति के साथ उभार हुआ है, क्षेत्रीय दल ज्यादा शक्ति के साथ उभार हुआ है और वो अपनी क्षेत्रीयता की ताकत को इतनी ज्यादा जोर से दिखा रहे हैं जितना पहले कभी नहीं दिखाया था। इसीलिए आप देखिए कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे बीजू पटनायक हो और चाहे वहाँ पे आप दक्षिण में चले जाएं, हर तरह क्षेत्रीय आ गए। तो इस बार ये होगा कि एक तरफ तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और दूसरी तरफ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। ये बड़ी बात हो जाएगी इस तरह। और एक और बात हमको बहुत ध्यान देने वाली, जो सारी दुनिया जानती है लेकिन हम उसको इनकार कर रहे हैं, वो ये है कि पिछले 51 से लेकर अभी तक लगभग 70 सालों में जो भारत में लोकतंत्र का सशक्तिकरण हुआ है और पिछले समय में जिस तरीके से विकास हुआ है शिक्षा का, साक्षरता का, और दूसरी बात ये है कि आईटी इंडस्ट्री ने जिस तरीके से पूरे गांव-गांव तक और जंगल-जंगल तक जागृति ला दी है। आज जो मुद्दा दिल्ली में है, जो मुद्दा चेन्नई में है, वह मुद्दा हमारे कोंडागांव के अंदर में है, या बृहस्पति जी के गांव में भी है और हमारे पांडित जी के गांव में, हर जगह में। अर्थात हमारे देश का जो मतदाता ज़्यादा जागरूक हो गया और वो 3 चीज़ों का अलग अलग देखता है। पहला मेरा स्थानीय मुद्दा क्या है, दूसरा मेरा क्षेत्रीय मुद्दा क्या है और तीसरा राष्ट्रीय मुद्दा क्या है, और इन तीनों को तोड़कर, और इसीलिए मैंने पहले अपनी बात शुरू करने कहा कि इस वक्त देश में जिस तरीके से क्षेत्रीय दल उभार कर आए और इसीलिए भाजपा ने जिस तरीके से अपने संगठन के लिए उनसे अपने समझौते किए हैं और उसमें नीचे झुककर किए, और कांग्रेस ने जिस तरीके से झुककर, चाहे वो बिहार का मामला हो चाहे तमिलनाडु का मामला हो, झुककर, अर्थात इन दोनों ही देश के बड़े दलों ने इस बात को मान लिया है कि अगर हमको देश में चुनाव लड़ना है तो जो क्षेत्रीय अस्मिता है, क्षेत्रीय पहचान की बात है, इसे हमें उनके साथ देखना पड़ेगा। अर्थात ये मुद्दे बड़े साकार हैं और इसीलिए आप देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में बड़ी बात आ गई। ये बहुत बड़ी बात, इसको ध्यान करिए कि इसका राष्ट्रीय मुद्दा, इसे जो वोटर है निश्चित रूप से मेरे स्थानीय मुद्दे क्या है, मेरे क्षेत्रीय मुद्दे क्या है और मेरे राष्ट्रीय मुद्दा क्या है। इस वक्त ये हिंदुस्तान के इतिहास की बात है कि चुनाव के ठीक पहले जो स्थिति होती है और चुनाव के बीच में जो स्थिति आती है, याद करिए जब राजीव गांधी चुनाव चल रहे थे, 90 के चुनाव चल रहे थे और अचानक राजीव गांधी का आक्रमण कर पूरी पहले चरण में कांग्रेस की क्या स्थिति, बाकी चरण में स्थिति बदल जाती है। इस बार हुआ है कि ठीक चुनाव के पहले ये जो इंडो पाक पर जो हमारे पास जो झड़पें हो रही, जिस तरह की स्थिति, इसने हमारे देश की मानसिकता को बहुत गहरे तक प्रभावित किया और ये एक बड़ा मुद्दा असर रहेगा, इसका असर रहेगा। दूसरा मैं मानता हूँ, दूसरी बात जो मैं कह रहा कि निश्चित रूप से मंदिर और जाति और ये मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर आएगा, फिर क्षेत्रीय मुद्दे और फिर, और इन तीनों को मिलाकर ही
जो लोग हैं वो वोट करेंगे। और इसीलिए आप जब कहते हैं कि 3 राज्यों को देखकर बात करें, छत्तीसगढ़, ठीक है, ठीक, इसलिए ये मुद्दे वहां पर आएंगे और यही बहुत बड़ी तेजी से प्रभावित करेंगे। कुछ एक बड़े सवाल हैं जिनको लेकर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गठबंधन, बड़े चेहरे और सीधी टक्कर, इसको लेकर आप लोगों की किस तरह की राय है? पार्टियां चेहरों के आधार पर, बड़े दलों के आधार पर या सीधी टक्कर के आधार के ऊपर दिखाई पड़ेंगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब किन मुद्दों के आधार के ऊपर पार्टियां दिखाई पड़ेंगी, और एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब की बार राष्ट्रवाद का मुद्दा सारे मुद्दों को ओवरशेड करेगा। वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसका असर दिखाई पड़ेगा। तो क्या बीते 5 साल और उनके कामकाज का आकलन जनता नहीं करेगी? ये भी अहम सवाल है। बृहस्पति जी, क्या सोचते हैं आप? राष्ट्रवाद की भावना और उससे जुड़े हुए तमाम पिछले 15-20 दिन आप उठाकर देख लें। पहले सरकार को जहां कोसा जा रहा था, क्या अब सरकार के पक्ष में माहौल चला गया मौजूदा सरकार के, जो आने वाले समय में आप लोगों के लिए, विपक्ष के लिए दिक्कत देगा? कहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जब कांग्रेस की सरकार थी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री देश के हुआ करते थे, आंख उठाने के कोशिश किया, 95,000 सेनाओं को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान में लाया गया, लाहौर तक हमने कब्जा किया। दूसरी बात, श्रीमती गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान ने आंख उठा के देखने की कोशिश की, उसको 2 भाग में बांट दिया गया। और ये सिर्फ इस बात का दिखाना चाहते बम फोड़ के, तो सबको मालूम था कि जब पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ जनता ने नकार दिया है, तो मोदी जी ये अंतिम चुनाव के समय ऐसा पटाखा फोड़ेंगे, आपके देश के अंदर में सारी सुरक्षा आपके हाथ में, सारी तरफ आर्मी आपके हाथ में, बॉर्डर सुरक्षा आपके हाथ में, सारा कमीशन आपके हाथ में, आपके सीमा के अंदर कैसे घुस गया, कैसे बाकट फूटा, ये पूरा साजिश थी और बिना सरकार के सहयोग का संभव ही नहीं है। ये मोदी जी की चुनावी रणनीति पटाखा था, जैसा फोड़ के हमारे जवानों का शहादत करके और बैंड बाजा बजाते फिर रहे। पूरी हिंदुस्तान की जनता पहचान रही है, पूरी हिंदुस्तान की जनता एक एक चीज वॉच कर रही है, इनको सजा देगी और इसको कोई नहीं रोक सकेगा। प्रेम प्रकाश पांडे जी, आपको क्या लगता है, जो चीजें आप सुन रहे हैं, जनता क्या समझेगी, नहीं समझेगी? लगता है कि कांग्रेस का दिल्ली से नेतृत्व से लेकर के और नीचे तक जो उनको पढ़ाया जा रहा है, वे सब आज की परिस्थिति में मानसिक दिवालियेपन की ओर चले गए हैं। जो ऐसी भाषा अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि मोदी जी और वो मिल के पटाखा फोड़ने वाला, आया तो क्या 71 का जो हुआ था, तो श्रीमती गांधी चुनाव के लिए की थी, क्योंकि उस समय तो हमला नहीं हुआ था। चलिए मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, तो क्या मेरा मुद्दा है, ठीक है, जो 71 में हुआ या कभी भी जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का काम शुरू से हमारी सरकार कर रही है। और मोदी जी 14 तारीख की घटना के बाद लगातार बोल रहे हैं कि जिन्होंने किया उसको छोड़ेंगे नहीं, और हुआ है। अब उसको आज आप देखिए कि कैसे कैसे बोल रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था एक जगह कांग्रेस का और बहुत लोगों को कि बताइए कि कांधार में मसूद मजहर को किसने छोड़ा, छोड़ने के लिए मजबूर किसने किया? कांग्रेस के नेता सारे लोग जाकर के अटल जी के घर के सामने, क्या उसमें जो सैकड़ों प्लेन में लोग रुके थे, हाईजैक हुए थे, उनको उनके भरोसे छोड़ दिया जाता? तो जो परिस्थितियां हैं उनको देखने की बजाय जो देश के लोग कह रहे हैं, देश की जनता चाह रही थी कि अब बहुत हो गया, और अब बहुत हो गया, तब जो है वो जो पॉलिटिकल विल की बात थी कि दूसरे क्या इसका लाभ मिलेगा? मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है इसका लाभ चुनाव में आपको मिलेगा? चुनावी लाभ से किया ये नहीं कोई कह रहा, क्या इसका लाभ आपको मिलेगा? क्या इसे आप स्वाभाविक देखिए, क्या ये बाकी मुद्दों पर ओवरलैप करेगा? मोदी जी का सारा काम खत्म हो गए, इनके सारा काम मुद्दे खत्म हो गए। मैंने पहले ही कहा, डेवलपमेंट, गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का जो सारा हुआ है, आज तो सारे जगह पर है।
कि जो हमारे यहाँ आयुष्मान योजनाएं चल रही थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो तेजी नहीं, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं ना कि इसमें कोई शंका नहीं कि एयर स्ट्राइक से पहले आप चौतरफा घिरे हुए थे। एयर स्ट्राइक से पहले का माहौल कुछ और था, इसके बाद का माहौल कुछ और है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। तो मेरा सीधा सवाल था, आपको लगता है इसका स्वाभाविक लाभ आपको मिलेगा? नहीं, बिल्कुल हम इस बात से सहमत हैं कि पहले अगर जनता देखेगी तो ये देखेगी कि पहले हमारा देश सुरक्षित, ठीक है, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब रहेंगे। आपका कमेंट इस पर? तो बिल्कुल है कि देश को लोग प्राथमिकता देंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा, कुणाल जी आपका कमेंट चाहता हूं मैं इस पर। राष्ट्रवाद का मुद्दा सारे मुद्दों पर हावी हो जाएगा। स्ट्राइक से पहले का माहौल क्या अब कंटिन्यू नहीं है? बिल्कुल, देश में सबसे पहले राष्ट्रभक्ति है और राष्ट्र है हमारे लिए और सबके लिए। पर जो बीजेपी प्रतीकों की राजनीति करती है और प्रतीकों की राजनीति करना चाहती है कि पहले भगवान राम के पीछे खड़े होते थे, आज सेना के पीछे खड़े होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो एयर स्ट्राइक सेना ने करी उसमें बीजेपी का क्या है? उसमें बीजेपी ने क्या, वो हथियार बीजेपी ने बनाए थे क्या? ट्रेनिंग बीजेपी के राज में दी थी क्या? जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स और ये जो भी होती है, ये हमेशा सेना का एक रूटीन प्रोसेस है, वो स्पष्ट रूप से करती है। और जब सैनिकों की शहादतें हुई तो उसके ऊपर जो जश्न मनाया भारतीय जनता पार्टी ने, बड़े बड़े पोस्टरों से, बाइक रैली से, मातम के समय जो जश्न मनाया है, इस देश की जनता भोली भाली जरूर है पर जनता मूर्ख नहीं है। जनता देख रही है, कभी ये राम के नाम का उपयोग करते हैं और इस बार तो भगवान राम भी ऊपर से देख रहे होंगे कि सीता मैया रो रही है कि भैया जिनके भगवान राम के नाम पे चंदा खा गए और पहले कहते थे कि कसम राम लला की खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे, पर अब तारीख भी नहीं बताएंगे। और इस बार तो अभी इनने उस एजेंडे को भी बाहर कर दिया। अब इनके लिए भगवान राम है या एजेंडा है, ये प्रतीकों की जो राजनीति करने की सोच रहे हैं और प्रतीकों के पीछे खड़ा होने की सोच रहे हैं, इसमें जनता आने वाली नहीं है। जनता यही पूछ रही है कि जब महंगाई डायन थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें $140 अनिल सौमित्र जी, 70 अनिल सौमित्र जी, तो $50 प्रति बैरल होने, पिछले बार का चुनाव 2014 का आपको याद होगा। अनिल सौमित्र, विकास कैसे हो गया? अनिल सौमित्र जी, एक सीधा सवाल है, पिछले बार आपने कंस्ट्रक्टिव राजनीति की, एक विजन रखा देश के सामने, देश को उम्मीद दिखाई अच्छे दिन की, आप सत्ता में आए और ऐतिहासिक तरीके से आए। अब की बार आप क्या लेकर जाएंगे? नहीं, देखिए, जो विकास का मुद्दा है, भले कांग्रेस के लोग विकास को पागल करार दे रहे हैं, क्योंकि विकास जो है कांग्रेस का घर छोड़ के भाजपा के घर पे आ चुका है और यहां से उसका प्रयाण हुआ है, आगे बढ़ रहा है। तो देश की आप देखिए स्थिति कि 1991 से लेके आज तक मुद्रास्फीति सबसे कम दर पर है और जो डेवलपमेंट है, विकास दर सर्वोच्च स्थान पर है। लगातार आगे बढ़ रहे हैं विकास दर में और मुद्रास्फीति नीचे आ रही है। तो इसका लाभ किसको मिल रहा है? देश की जनता को ही मिल रहा है, खाली भाजपा कार्यकर्ताओं को थोड़ी मिल रहा है, वो कांग्रेस के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरा दूसरा ये कहना है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, भाई केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आप ही कह रहे हो कि हम बंद कर देंगे, हम योजनाओं को लागू नहीं होने देंगे। आयुष्मान योजना की बात की तो छत्तीसगढ़ में कहा साहब इसको बंद कर देंगे, लागू नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, उसमें आप काम नहीं कर रहे हो। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाएं सौमित्र साहब आप कुछ एजेंडों को लेकर गए थे, क्रियान्वित होती है। सौमित्र साहब आप कुछ एजेंडों को लेकर गए थे, आप कश्मीर की बात करते थे, आप महंगाई की बात करते थे, आप आर्थिक सुधारों की बात करते थे, आप युवाओं को रोजगार की बात करते थे और इस पर देश ने भरपूर विश्वास किया पिछली बार। अब की बार एक राष्ट्रवाद की बात है, अब की बार एक पिछली सरकार के कामकाज का हिसाब है। मेरा मूल सवाल यही है, आप किस आधार पर जाने वाले? आप कह रहे हैं विकास के आधार पर जाएंगे, लेकिन उस पर आप चौतरफा घिरे थे पिछले 15 दिन, जब तक आपकी एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी। नहीं, देखिए पुनीत भाई, मेरा ये कहना है कि घेरने का काम कौन कर रहा है? घेरने का काम विपक्ष कर रहा है, सारी चीजों पे सवाल उठा रहा है। सेना ने कैसे एयर स्ट्राइक कर दिया, सबूत लाके दो। अरे सबूत कौन देगा? क्या वहां पर कार्रवाई हुई थी सबूत लाके देने के लिए? तो मुझे लग रहा है कि सारी चीजों पर हमने रोजगार की बात की तो आप कह रहे रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ? अरे रोजगार कोई मुट्ठी में बंद है जो आपको दे दे? आप जाके देखिए किस क्षेत्र में विकास, जिन जिन क्षेत्रों में विकास हुआ है वहां रोजगार हुआ। कृषि के क्षेत्र में रोजगार पैदा हुआ। आपके जो जितने
व्यापार के क्षेत्र उसमें रोजगार पैदा हुआ। और अगर नहीं होता तो भारत जो है दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था ऐसे बन गई क्या? उसको भी आप जल्दी से अपना पॉइंट रखें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंक कहां बढ़ के गया? तो वैसे हो गया क्या? मेरा ये कहना है कि तीसरे पे, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति से 6ठे पे पहुंचे। बहुत अच्छा। आपका विकास ये कब हुआ? आपका विकास। अरे कुणाल भैया, ये कब था तीसरी शक्ति? कह रही है तीसरी शक्ति कब थी? इसको रोक लो, नहीं तो ये पागल हाथी की तरह जनता को, ये नकली आंकड़े, झूठे आंकड़े। आपकी मुद्रास्फीति क्या हो रही है, डॉलर की कीमतें कहां पहुंच गई आपको मालूम है? पेट्रोल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें कहां है? क्रूड ऑयल की और आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गई है? और आप कह रहे हो ये विकास हो रहा है, जनता को फायदा मिल रहा है। लागत कैसे बढ़ती जा रही है, कीमतें कैसे कम होती जा रही है? आप पूरी स्थिति को ये झूठे। ठीक है, एक अहम सवाल मुझे पूछने दें डॉक्टर त्रिवेदी, आपको क्या लगता है जो जनता से जुड़े, एक मिनट कुणाल, जो जनता जुड़े जो सीधे मुद्दे थे, जिसमें रोजगार था, जिसमें आर्थिक विकास था, जिसमें देश की विदेश नीति थी, सब चीजों पर फोकस आम जनता का रह पाएगा या उसी डिबेट में लग जाएंगे जो अभी हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं? देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पुनीत भाई, मैं बुनियादी बात करूंगा कुछ। पुनीत भाई, एक मिनट आता हूं आपके पास, सौमित्र जी आ रहा हूं, एक मिनट, एक कमेंट ले लूं जी। बुनियादी बात ये जो इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमारे जितने भी डिबेटर्स हैं कि भारत में पिछले में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, राजनीतिक साक्षरता बढ़ी है, लोकतांत्रिक चेतना बढ़ी है और लोगों की समझ बढ़ी है। और इसलिए सारी की सारी जनता देखती है कि क्या प्रॉमिसेस दिए हैं पार्टी ने और उन प्रॉमिसेस को कितना उन्होंने पूरा किया। तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या वो अधूरे वायदों का हिसाब लेंगे? बिल्कुल, ये क्या इसका हिसाब कहीं कहीं इन मुद्दों में, या मुद्दे जो पुराने थे उसमें जो नए आवरण लगा दिए गए, ये मुद्दा लगा दिए गए, कहीं गायब नहीं होंगे। इस बात को जान रही कि जनता मानती कि जो सरकार है उसका पहला काम हमारा विकास करना है, और अगर विकास उसने नहीं किया है तो विकास न करने का उसको दंडित करती रही है, ये बात है। यद्यपि राजनीतिक लोग मानते हैं कि विकास मुद्दा नहीं होता है, चुनाव मैनेजमेंट का होता है, और मैनेजमेंट करने में जो तेज हो जाते हैं, जिनका की प्रचार तंत्र मजबूत होता है, जो अपनी अभिव्यक्ति में ज्यादा सतेज होते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। लेकिन जनता फिर भी अपने मुद्दों से कहीं भ्रमित नहीं होती, उसके सामने जो मुद्दे बने रहते हैं। एक बात जी, मैं ये जो आ रहा था कि महंगाई में गैस जो है पहले 400 रुपया था, 800 हो गया। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसको बहुत दिग्भ्रमित किया था। वो डायरेक्ट सब्सिडी जा रही थी, जितना बढ़ रहा था वो 400 का जो 800 वो डायरेक्ट सब्सिडी गई थी। ठीक है। अभी जो है अब ये सब्सिडी फिर इनको दे दी गई कंपनी के थ्रू, अब फिर उतने भी आ रही है। तो कुल मिला के महंगाई मोदी सरकार ने 400 का गैस सिलेंडर सीधे 1000 से ऊपर कर दिया। जो बैंक में जा रहा था, जो 55 रुपए में जा रहा था वो 60 रुपए कर दिया। ये हालत इन्होंने कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान की हिंदुओं से माफी मांग रखी है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मंदिर बनाने के नाम पे चंदा वसूली किया, वो चंदे गड़बड़ कर दिया, ईटा पूजन करके अपमानित किया, वो पूरा गायब कर दिया। एक छोटा सा पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ धोखा किया है, और छत्तीस हिंदुस्तान की जनता सजा देगी। ये बोलते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। और इनकी सरकार पहले बोले, पहले आपने बोला साहब दिल्ली मेरी सरकार बना दो, मंदिर बनाएंगे, राज्य में हमारी सरकार बना दो, बनाएंगे। अब दिल्ली में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, क्यों नहीं बनाते? हिंदुस्तान साहब ने चंदा दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं बृहस्पति जी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की हालत देख लीजिए साहब, छत्तीसगढ़ बनते 60 दिन से ज्यादा 60-65 दिन। आपकी जो सरकार बनी बृहस्पति जी, इसके कामों का कितना असर रहेगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा असर रहेगा। मैं आता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या उसका इस चुनाव पर असर रहेगा? सबसे पूछूंगा ब्रेक के बाद। के बीच में पार्टियां पहुंचेंगी और किन चेहरों के आधार पर इस पर बात कर रहे हैं डॉक्टर त्रिवेदी। अब सीधा सवाल ये कि एक वक्त था जब क्या मोदी जी की स्वीकार्यता पार्टी के भीतर और देश में होगी, ये कह करके मोदी जी को कोस करके उनको एक बड़ा नेता बना दिया। फिर इसके बाद वैसा ही जेस्चर राहुल गांधी के प्रति दिखाई पड़ा। अब की बार ये दोनों बराबरी कद के दिखाई पड़ते हैं, कम से कम पोस्टर में।
चुनाव किन दो चेहरों के बीच आप देखते हैं? इन्हीं दोनों चेहरों के बीच में, या गठबंधनों की, बाकी दलों की, उनके बड़े नेताओं की भी कोई सक्रिय भूमिका इसमें होगी? ये इस चुनाव का एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। जो महागठबंधन में परेशानियां आ रही हैं वो यही कि मायावती स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, अपनी जो दूसरे क्षेत्रीय दल के नायक हैं उनको लगता है, और इसीलिए जो महागठबंधन तैयार नहीं हो पा रहा है उसका एक बड़ा कारण ये कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस का जो राहुल गांधी वाला चेहरा है उसको हम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करें। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन यह भी बात है कि महागठबंधन के कारण भाजपा का जो बड़ा रथ चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही, और इसीलिए जो मेरी पहली बात थी कि जो क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल की अस्मिता है, और अगर कहीं देखिए कितनी बड़ी बात हो गई कि एसपी और बीएसपी का समझौता हो गया, और इस तरीके के जो समझौते हो रहे हैं इन समझौतों के कारण महागठबंधन में एक बड़ा मुद्दा आएगा। और अब की बार इसीलिए जो राहुल गांधी को चेहरा उभर कर आना चाहिए था उस उभरने के कारण ही महागठबंधन थोड़ा सा पीछे रह गया। अगर राहुल गांधी का चेहरा नहीं उभरता तो शायद महागठबंधन पहले हो जाता। उनको लगता कि ये कांग्रेस नहीं बीच में, लेकिन जिस तरह महागठबंधन को लेकर के सक्रियता और सुखबुकाहट थी वैसा अब नहीं है। उस तरह की चीजें इसमें ये चेहरे का पसोपेश है निश्चित रूप से। इसीलिए ये जो चुनाव निश्चित रूप से एक तरफ तो राष्ट्रीय मुद्दा वो जो हमने कहा कि भी आ चुका वो है, लेकिन उसके अलावा क्षेत्र में जब जाएंगे उस जगह निश्चित रूप से ये जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल के जो गठबंधन है वो बड़ी राजनीति खेलेंगे, चाहे वो राजनीति उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो या फिर वेस्ट बंगाल की हो। ठीक है। और इन जो 4-5 राज्यों को वैसा ही गठबंधन महाराष्ट्र में जिस तरीके से है वो वहाँ राजनीति खेलेगा। दक्षिण में जाकर जिस तरीके से भाजपा ने AIADMK के साथ समझौता किया तो वो जो वहाँ के जो दल हैं वो उस चुनाव के परिणाम को बेहद प्रभावित करेंगे। कुणाल जी, आपको क्या लगता है मौजूदा बनी कांग्रेस की प्रदेश सरकार क्या आने वाले चुनाव में आपको एक माहौल बनाने में या अपने काम को सामने रखकर आगे वोट मांगने में मददगार होगी? बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से मैन ऑफ कमिटमेंट के रूप में माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में काम किया है, 80 दिनों की सरकार में 100 के लगभग जो वादे पूरे करे हैं, जो वचन दिए थे कि किसान का कर्जा माफ हो, 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए युवा स्वरोजगार योजना हो और पुलिस के लिए साप्ताहिक, जिस प्रकार से 100 के लगभग जो कमिटमेंट पूरे किए, एक तरफ झूठ और फरेब की सरकार और एक तरफ मैन ऑफ कमिटमेंट के रूप में माननीय कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश की सरकार है। और जो राहुल जी ने किसान समृद्धि संकल्प का वो मंदसौर में जो संकल्प लिया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, इस मध्य प्रदेश लेकिन आपके एक बड़े क्षत्रप हैं सिंधिया जी, वो अब की बार उनको आप लोग मिस करेंगे, वो अब की बार आपको MP में हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो यूपी में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे। नहीं, पूरे देश के नहीं, ये स्पष्ट है, पूरा देश एक विविधताओं का देश है, अलग अलग चरणों में चुनाव है और यही विविधताओं में एकता के साथ सदन सद्भाव के साथ तो सारे नेता मिलके इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, देश में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए ये अब दावे की बात है, इस पर हम बाद में आएंगे। सौमित्र साहब, कांग्रेस जीतेगी। कितनी सीटों का आकलन आप करते हैं? नहीं, दावे नहीं, इनके बड़े बड़े नेताओं को टारगेट हम युवाओं ने कर रखा है। ठीक बात। सौमित्र साहब, क्या अनुमान है आपका अब की बार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कितनी सीटों का आकलन आप करते हैं? पहले तो हम सीधे बड़े बड़े आंकड़े सुना करते थे, अब की बार 200 पार, अब की बार क्या सोचा? देखिए पुनीत जी, आप जैसे ही कह रहे हैं अब की बार, तो मुझे लग रहा है मेरे मन में ही नहीं, आम जनता के मन में, और बृहस्पति जी बैठे हैं, कुणाल जी बैठे हैं, उनके मन में भी यही भाव आ रहा है, अब की बार मतलब मोदी सरकार, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप बताइए किसके मन में क्या आ रहा है? कोई नहीं कह रहा अब की बार राहुल सरकार, अब की बार ममता सरकार, अब की बार लेकिन साहब ये भी प्रदेश ने देखा है कि टारगेट आप सेट करते हैं, ले जाती कांग्रेस है। अरे फिर जनता व्यक्ति की नहीं, जनता मतलब भारतीय जनता पार्टी। देखिए अभी भी हमारा गठबंधन तैयार है, महागठबंधन हवा में है, कहीं परस्पर विरोधी नेताओं और चलिए एक अनुमान दे दीजिए, आप अपना अनुमान दे दीजिए, वक्त जल्दी जा रहा है, अनुमान दे दीजिए, कितनी सीटों का अनुमान है आपका? देखिए पुनीत भाई, हमारा अनुमान मध्य प्रदेश का 27 सीटें हमारी थी, एक सीट जो हम चूक गए उपचुनाव में, तो 27 + 2 29 ही तो पूरा करना है हमको।
अच्छा ठीक है, मतलब सारी सीटें आप बहुत ज्यादा नहीं है। बृहस्पति जी, आप लोग क्या करेंगे? सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का एक सिग्नल दे दिया है और धीरे बहुत हो गया हिंदुस्तान में अत्याचार। इस बार राहुल गांधी की सरकार ये बनना तय हो गया है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने तय कर दिया है। बहुत हो गया मोदी का अत्याचार और भ्रष्टाचार, और इस बार राहुल गांधी का सरकार ठीक है, चलिए पूर्ण बहुमत के साथ। पांडे जी क्या अनुमान, क्या आकलन है अब की बार आपका? देखिए, आपने जहाँ कहा कि पिछली बार हम लोगों ने टारगेट सेट किया 65 प्लस और ले गई कांग्रेस, 68 हम लोगों ने लाया। ये अभी मैं देख रहा था, भूपेश बघेल जी बोल रहे थे, उन्होंने टारगेट सेट किया 11, तो इस बार हम ले आएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब हिसाब बराबरी का सपना देखना कोई गुनाह नहीं। कुणाल जी, फाइनल कमेंट आपका? टारगेट सेट क्या टारगेट है आपकी बार, क्या आकलन? तो जो टारगेट सेट कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो टारगेट सेट का उल्टा हो रहा है। ताकि वो टारगेट सेट किए कैसे कहूं, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। जनता कमिटमेंट की सरकार चाहती है। झूठ, फरेब, अच्छे दिन और काले धन का जो झूठ बोला था, इसके खिलाफ जनता देश में कांग्रेस की सरकार लाएगी और पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये मोदी जी का जो झूठ का फरेब है, जो ये आडंबर की सरकार है, इसको जो इनका विकास जो पागल हो चुका है, उसको ठीक करने का मैं एक नंबर चाह रहा था कुल मिलाकर आप सब एक बात से सहमत होंगे, और मैं यहाँ पर डॉक्टर त्रिवेदी की बात को आगे रखता हूँ, जो उन्होंने शुरुआत में कहा था, जो उन्होंने शुरुआत में कहा था कि ये ऐतिहासिक चुनाव वाले साल हैं। एक बात के तौर पर ये जरूर याद रखे जाएंगे, क्या वास्तव में राष्ट्रवाद के मुद्दे के तौर पर यूज करके किसी चुनाव में सारे चेहरे पीछे हो सकते हैं? ये डिसाइडिंग फैक्टर अब की बार आम जनता ने आप तय करेंगे। आपके साथ हम भी जरूर देखेंगे। चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी हैं, कौन सा दल क्या बात लेकर आपके बीच आएगा, इस पर हम प्रतिदिन बात करते रहेंगे। जुड़िएगा हमारे साथ, प्रतिदिन हम आपके साथ में अपडेट को शेयर करेंगे। बहुत हो गया अत्याचार, इस बार कांग्रेस की